दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है बर्फ का जहन्नुम। यह सागर सलीम की पहली कॉमिक्स है और जासूसी कॉमिक्स होते हैं सागर सलीम की। तो पढ़ते हैं इसको। बर्फ का जहन्नुम। साउथ पोल अर्थात दक्षिणी ध्रुव पर भारत सरकार ने एक स्टेशन स्थापित किया था जिसे स्टेशन कोल्डा नाम दिया गया था। दक्षिणी ध्रुव पर बर्फानी तूफान छाया हुआ था। इस बर्फीले तूफानी मौसम में भी एक रेशमी छाया स्टेशन कोल्डा की तरफ बढ़ रही थी। छाया स्टेशन के निकट पहुंची और दाईं ओर की पंक्ति में बने कैबिन के दरवाजे पर रुक गई। स्टेशन कोल्डा के पहरेदार ने उस रहस्यमय छाया को कैबिन में घुसते देख लिया था, अतः वह तेजी से कैबिन की ओर आ रहा था। कुछ क्षण इधर उधर देखने के बाद वह रहस्यमय छाया कैबिन का दरवाजा खोलकर भीतर चली गई। पहरेदार भी कैबिन का दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुआ। तुम इस समय कहाँ गए थे? यह लेने गया था। क्या है यह? तुम्हारी मौत। अगले क्षण छाया ने अपने लिबास से खंजर निकालकर पहरेदार की पसलियों में घोंप दिया। खच! ओए! इसकी चीख सुनकर जरूर कोई आएगा, मैं उसे भी मार डालूंगा। अब मुझे पिस्तौल से काम लेना होगा। कुछ ही क्षण बाद केबिन का दरवाजा खुला और स्टेशन कमांडर भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या हो रहा यहाँ? अर पहरेदार हो, क्या हुआ? यह मर गया। मर गया? मगर कैसे? ऐसे धोए ओ पिट ओ। अब केबिन में दो लाशें थी और हत्यारा था। कमांडर के केबिन में जाकर इनके साथियों को भी ठिकाने लगाना होगा। कुछ क्षण बाद हत्यारा कमांडर के केबिन में साइलेंसर युक्त पिस्तौल के साथ पहुंचा और पिट पिट। मौत का यह भयानक खेल खेलने के बाद हत्यारा दूसरे केबिन से कमांडर और पहरेदार की लाशें भी घसीट कर ले आया। लाशों को केबिन में एकत्र करने के बाद उसने उन पर पेट्रोल छिड़का, फिर दरवाजे के निकट जाकर माचिस जलाई और तीली उनकी ओर उछाल दी। तुम्हारा क्रियाक्रम भी मुझे करना पड़ेगा। फिर केबिन से निकलकर हत्यारा तेज से सामने वाली पंक्ति के एक केबिन में घुस गया। कुछ क्षण बाद स्टेशन कोल्डा भयानक आग में गिरा हुआ था। इसी समय ब्रिटिश शिपिंग कॉरपोरेशन का एक मालवाहक जलपोत समुद्र में यात्रा कर रहा था। उसके रेडियो रूम में सिग्नल हुआ। हेलो हेलो इमरजेंसी। कोई मैं सुन रहा है? हेलो इमरजेंसी। रेडियो ऑपरेटर ने तुरंत उत्तर दिया। यस, हम आपको सुन रहे हैं। यह ब्रिटिश जलपोत सीकिंग है। आप कौन है? हम साउथ पोल स्टेशन कोल्डा से बात कर रहे हैं। भारतीय स्टेशन कोल्डा से। हमें मदद चाहिए, मदद। यह संदेश भारत पहुंचाया जाए। इमरजेंसी, हमारी बैटरी समाप्त हो रही है। जैसे ही संदेश भारत पहुंचा, तुरंत आला कमान की आपात बैठक बुलाई गई। स्टेशन कोल्डा पर कुछ गड़बड़ हुई है, तुरंत सहायता दल भेजना चाहिए। गृह मंत्री ठीक कहते हैं। सारे प्रबंध हो चुके हैं। अणुशक्ति से चलने वाली हमारी विशाल पनडुब्बी स्टेशन कोल्डा जाने के लिए तैयार है। मैं यह चाहूंगा कि सहायता दल के साथ हमारा एक स्पेशल एजेंट भी जाए। यह स्पेशल एजेंट कौन होगा? मैं तो भारत के महान सपूत सागर कुमार के नाम की सिफारिश करूंगा। वह एक महान जासूस हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और पता नहीं क्या क्या है। बिल्कुल ठीक कहा, सागर ही ठीक है। सागर जाएगा। अणुशक्ति से चलने वाली विशाल पनडुब्बी दुर्गा दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा के लिए तैयार थी। 2 घंटे बाद उसकी यात्रा आरंभ होनी थी, अतः इस समय कुछ अंतिम तैयारियां चल रही थी। पनडुब्बी के कमांडर धीरेन्द्र प्रताप भीतर अपने कक्ष में बैठे कुछ चार्ट देखने में व्यस्त थे कि सर, कोई डॉक्टर सागर हेडक्वार्टर का संदेश लेकर आए हैं इस समय। यस सर, डॉक्टर सागर कहते हैं बहुत आवश्यक संदेश है। ओके, सेंड हिम इन। कुछ क्षण बाद सागर कुमार कमांडर प्रताप के सामने बैठा था। कमांडर ने उसका लाया हुआ संदेश पढ़ने के बाद आश्चर्य से कहा, तो हमारे इस अभियान में आपको शामिल होने के लिए भेजा गया है डॉक्टर सागर। यस सर, मैं भी दुर्गा पर आपके साथ चलूंगा। लेकिन क्यों? कौन है आप? मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे स्टाफ में पहले से डॉक्टर मौजूद है, फिर आप क्यों कष्ट? उचित रहेगा कि आप यह प्रश्न हेडक्वार्टर से पूछे। कमांडर प्रताप ने रेडियो रूम में जाकर हेडक्वार्टर से बात की।
और कुछ देर बाद वापस अपने कक्ष में आकर गंभीर स्वर में बोला, डॉक्टर सागर, मुझे आपको साथ ले जाने का आदेश मिला है, लेकिन आप हेडक्वार्टर से आने वाले इस संदेश को देख लीजिए। सागर ने संदेश पढ़ा। डॉक्टर सागर को बिना किसी आपत्ति है दुर्गा पर ले जाया जाए और उनके साथ हर तरह का सहयोग किया जाए, सिवाय उन परिस्थितियों के जब दुर्गा या उसके स्टाफ को कोई खतरा न हो। सागर ने संदेश का कागज कमांडर को वापस करते हुए कहा, अब तो आपको मुझे साथ ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे आपत्ति है। दुर्गा और उसके स्टाफ की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आपको हमारे साथ क्यों भेजा जा रहा है। ओके कमांडर, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्टेशन कोल्डा क्यों भेजा जा रहा है। पहली बात तो यह कि स्टेशन कोल्डा का इंचार्ज कमांडर रवि मेरा दोस्त है, और जब यह स्टेशन स्थापित किया गया था तब मैं भी वहाँ था। दूसरी बात यह कि स्टेशन कोल्डा संसार की नज़रों में मात्र मौसमी हालात जानने का स्टेशन है, जबकि असल बात यह नहीं है। स्टेशन कोल्डा पर कुछ ऐसे उपकरण और विशाल राडार लगाए गए थे जिनसे हम अपने शत्रु देशों की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। अब वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है और मुझे मुझे यह जानने के लिए भेजा जा रहा है कि उस गड़बड़ का कारण कोई विदेशी जासूस तो नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे, लेकिन प्लीज यह बातें आप किसी और को न बताएं। हाँ, मैं समझ गया। आपका मिशन महत्वपूर्ण है, फिर भी आप स्वयं को मामूली डॉक्टर कहते हैं। यह तो तुम्हें स्टेशन कोल्डा पहुंचकर पता चलेगा कमांडर कि मैं किया हूँ। वहाँ कोई राडार वगैरह नहीं है, यह तो मेरी बनाई हुई कहानी है। असली बातों कुछ और ही है। उसके बाद कमांडर प्रताप ने सागर की मुलाकात अपने कुछ साथियों से कराई। कैप्टन सलीम, यह डॉक्टर सागर हैं, दुर्गा पर हमारे साथ चल रहे हैं। हेलो। यह लेफ्टिनेंट ओप्टे हैं। मैं रेडियो इंजीनियर सतीश वर्मा हूँ। डॉक्टर सागर, खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। कैप्टन सलीम, डॉक्टर सागर को इनके कैबिन में पहुंचा दो, अब इनसे शाम को डिनर पर भेंट होगी। यस सर। सागर को उसके कैबिन में पहुंचा दिया गया। मैं थोड़ी देर सोता हूँ, यहाँ तक पहुँचने में बहुत थक गया हूँ, पहले कपड़े बदल लूँ। कुछ ही देर बाद पनडुब्बी दुर्गा ने दक्षिणी ध्रुव की ओर यात्रा आरंभ कर दी। 3 दिन तक यात्रा जारी रही। सागर पनडुब्बी पूरे स्टाफ से घुल मिल चुका था, विशेषकर डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर रीना से उसकी दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर खन्ना, मुझे यह आशा नहीं थी कि पनडुब्बी स्टाफ में कोई महिला भी हो सकती है। डॉक्टर रीना को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टर रीना दवाइयों वाली डॉक्टर नहीं है, यह पनडुब्बी की एटमी भट्टी की इंचार्ज है। अब महिला किसी भी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं है डॉक्टर सागर। कहकर डॉक्टर रीना उठी। आइए, मैं आपको पनडुब्बी की सैर कराती हूँ, चलिए। हमारी पनडुब्बी की लंबाई 300 फुट है। स्टाफ में 80 आदमी है। किश्ती के भीतर आराम की हर एक चीज मौजूद है, और आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी पनडुब्बी लगातार 3 मास तक पानी के अंदर रह सकती है। अच्छा। डॉक्टर रीना उसे पनडुब्बी के इंजन रूम में ले आई। यह एटमी भट्टी है, अर्थात पनडुब्बी का दिल यही है। यहाँ से पूरी किश्ती को ऊर्जा सप्लाई की जाती है। किश्ती की सैर कराने के बाद डॉक्टर रीना उसे एक कमरे में लेकर आई। यहाँ एक बड़ा पोर्ट हॉल बना हुआ था। ओह, कितना सुंदर दृश्य है। जी हाँ। दोनों वहीं खड़े होकर बातों में व्यस्त हो गए। अब आप मुझे दक्षिण ध्रुव के बारे में कुछ बताइए, और आप वहाँ पहले भी जा चुके हैं ना? जी हाँ, वह बड़ी दिलचस्प और खतरनाक जगह है। वहाँ केवल 2 मौसम होते हैं, दिन और रात। 6 मास दिन रहता है और 6 मास रात। रात के समय स्नोलाइट की मध्यम रोशनी होती है। अक्सर बर्फानी तूफान आते रहते हैं और आंधियाँ इतनी तेज चलती हैं कि भारी से भारी टैंक को भी दूर तक उड़ा सकती हैं। बर्फ गिरने के कारण वहाँ की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए वहाँ कोई ऐसी निशानी स्थायी नहीं रहती जिससे रास्तों का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर हम स्टेशन कोल्डा तक कैसे पहुँचेंगे? रेडियो संदेश के द्वारा। जब तक स्टेशन की ओर से कोई संदेश नहीं आएगा, हम उन्हें तलाश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आजकल वहाँ रात का मौसम होगा और बर्फ गिर रही होगी। कमांडर प्रताप कह रहे थे कि स्टेशन कोल्डा के इंचार्ज कमांडर रवि आपके मित्र हैं। सागर कोई उत्तर देना ही चाहता था कि तभी एक जवान ने आकर कहा, डॉक्टर सागर,
आपको कमांडर ने अपने कैबिन में बुलाया है। अच्छा, तुम चलो, मैं आता हूँ। डॉक्टर सागर, हमें स्टेशन कोल्डा का संदेश मिला है। आपके लिए एक बुरी खबर है। वहाँ आग लग गई है। कुछ लोग मर चुके हैं, जिनमें आपके मित्र कमांडर रवि भी शामिल है। ओह। रवि की मौत के समाचार ने कुछ देर के लिए सागर को खामोश कर दिया। तभी कमांडर प्रताप ने उठकर उसके कंधे पर हाथ रखा। आई एम सॉरी डॉक्टर सागर, लेकिन आप धैर्य से काम लीजिए। यस कमांडर, लेकिन वहाँ आग कैसे लगी? यह पता नहीं चला, क्योंकि उनसे विस्तार से बात नहीं हो सकी। उनकी रेडियो बैटरी समाप्त हो रही थी और संदेश के सिग्नल बहुत कमजोर थे। उनकी बैटरी तो समाप्त नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास हाई पावर बैटरी का अच्छा खासा स्टॉक था। हो सकता उनका वह स्टॉक जल गया हो। आग अवश्य पेट्रोल के भंडार में लगी होगी, शायद। अच्छा, अब हमारी पोजीशन क्या है? हम वहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? अगले कुछ घंटों में ही हम ऊपर ऊपर से जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सबसे मुश्किल काम आरंभ होगा, स्टेशन कोल्डा को तलाश करना। दक्षिण ध्रुव के इन क्षेत्रों में समुद्र पर 40-40 फुट मोटी बर्फ की तह जमी रहती है। कहीं कहीं यह तह पतली भी होती है। हमें ऐसी पतली तह तलाश करनी होगी, ताकि हम पनडुब्बी को सतह पर ले जा सके। लेकिन पोली नया तलाश करना सरल काम नहीं है। पोली नया क्या? समुद्र के वह क्षेत्र जिन पर बर्फ की बहुत पतली परत होती है। इस बातचीत के 8 घंटे बाद वह दक्षिण ध्रुव के जमे हुए समुद्र के नीचे पहुंच गए। किश्ती के कंट्रोल रूम में इस समय सागर भी मौजूद था। डॉक्टर सागर, इस समय हम स्टेशन कोल्डा के नीचे हैं। अगर ऊपर 10 मील के दायरे में ही कहीं स्टेशन कोल्डा है, लेकिन फिलहाल ऊपर जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। कमांडर प्रताप और सागर कैप्टन सलीम के पीछे जा खड़े हुए। कैप्टन, कुछ उम्मीद है? सॉरी सर, ऊपर बर्फ की 50 फुट मोटी परत है। मैं किश्ती को गोल दायरे में घुमा रहा हूँ। जहाँ भी बर्फ की पतली परत नजर आई, वहाँ हम कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसा स्थान नहीं मिला तो क्या होगा? फिर हमें रॉकेट मारकर बर्फ की परत तोड़नी पड़ेगी। लेकिन यह काम खतरनाक होगा। रॉकेट बर्फ से टकराकर हमारे ऊपर ही फटेगा। इससे नुकसान। सर, मिल गया। यहाँ बर्फ की परत केवल 3 फुट मोटी है। वेरी गुड, यहाँ से हम कोशिश कर सकते हैं। पनडुब्बी तेजी से ऊपर उठाओ और बर्फ की तह में टक्कर मारो, ताकि ऊपर जाने के लिए रास्ता बन जाए। पनडुब्बी तेजी से ऊपर उठी और बर्फ की परत से टकराई। तड़ाक। कोशिश सफल रही। पनडुब्बी बर्फ की परत तोड़कर सतह पर आ गई। कैप्टन सलीम खुशी से चिल्लाया, हम सतह पर हैं। थैंक गॉड। हमारी पोजीशन क्या है कैप्टन सलीम? हम 37 डिग्री दक्षिण में हैं, स्टेशन कोल्डा से लगभग 5 मील दूर। और बाहर अंधेरा है तथा बर्फ पड़ रही है। 5 मील? फिर तो उन तक पहुंचना कठिन है। बाहर सचमुच बड़ा खतरनाक मौसम था। यहाँ तो तूफान आया हुआ है। हाँ। फिर अब क्या करें? करना क्या है? हमें स्टेशन कोल्डा की तलाश में निकलना चाहिए। आप होश में तो डॉक्टर सागर? इस भयानक तूफान में हम स्टेशन कैसे तलाश कर सकते हैं? इस समय उनकी तलाश में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं जानता हूं कमांडर, लेकिन इस समय स्टेशन कोल्डा पर बचे हुए इंसान मौत से जूझ रहे होंगे। हम उन्हें बचाने आए हैं, इसलिए हमें अपनी जान की चिंता किए बिना उन तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आप कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं मिस्टर सागर। हम उन्हें तभी बचा पाएंगे जब हम खुद जीवित रहें। स्वयं को मौत के मुंह में धकेल कर भला हम उनकी क्या मदद कर पाएंगे? मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता कमांडर प्रताप। मैं स्टेशन कोल्डा की तलाश में जाने का फैसला कर चुका हूँ, और आपको आदेश है कि आप मेरे साथ सहयोग करें। मैं हर तरह से सहयोग करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने स्टाफ को खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर ठीक है, मैं अकेला जाऊँगा। आप मेरे लिए सहायता सामग्री का एक बंडल तैयार करा दीजिए, जिसे मैं साथ ले जा सकूँ। कहकर सागर अपने कैबिन में आ गया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। अगर यह पिस्तौल कमांडर देख ले तो पता नहीं क्या सोचने लगे। आधे घंटे बाद वह तैयार होकर कंट्रोल रूम में पहुंचा। कमांडर कहाँ हैं? वह किश्ती से बाहर गए हैं। सागर भी बाहर जाने के लिए चल पड़ा।
ऊपर डेक पर। आइए डॉक्टर सागर, यह तूफान देख रहे हैं, क्या भी आप जाना चाहेंगे? मेरा फैसला अटल है। आप बहुत जिद्दी हैं डॉक्टर सागर। खैर, अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो आपके साथ कैप्टन सलीम, इंजीनियर सतीश वर्मा और डॉक्टर रीना भी जाएगी। डॉक्टर रीना? नहीं, वह महिला है, उनका साथ जाना। कमांडर ने उसकी बात काटी। आप रीना की चिंता न कीजिए डॉक्टर सागर, मेरे स्टाफ का कोई भी सदस्य कमजोर या कायर नहीं है। यह सब अपनी इच्छा से आपके साथ जाने के लिए तैयार हुए हैं। सागर के पास बहस करने के लिए न समय था और न उसे अधिकार ही था, इसलिए वह चुप हो गया। आधे घंटे बाद वे चारों बर्फानी लिबास पहने और कमर पर सामान के बंडल लादे पनडुब्बी से नीचे उतरे। नीचे आकर उन्होंने शम को एक रस्सी से बांध लिया ताकि अगर कोई फिसल कर गिरे तो उसे संभाल ले। फिर वे टॉर्चों के प्रकाश में आगे बढ़े, बहुत सावधानी से और जमा जमा कर कदम बढ़ाना साथियों। कई घंटों तक वह अत्यंत कठिन रास्तों पर चलते रहे। फिर सागर ने कहा, सतीश वर्मा, कमांडर प्रताप से पूछो कि हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं न, और कितनी दूर आ चुके हैं। ट्रांसमीटर पर बात करने के बाद सतीश वर्मा ने कहा, हम 4 मील की यात्रा कर चुके हैं और अब एक डेढ़ मील के दायरे में ही स्टेशन कोल्डा होना चाहिए। लेकिन एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? हाँ, कमांडर कहते हैं कि पनडुब्बी के चारों ओर बर्फानी दीवारें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्हें किश्ती कुछ समय बाद समुद्र के नीचे ले जानी होगी, वरना वह बर्फ में दबकर माचिस की डिबिया की तरह टूट जाएगी। ओ माय गॉड! इसका अर्थ है हम इस बर्फ के जहन्नुम में अकेले रह जाएंगे। आप लोग साथ से काम लीजिए, बस हम एक बार स्टेशन कोल्डा तक पहुंच जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास इतनी खुराक है कि अभी 2 सप्ताह आराम से रह सकते हैं। इस बीच कमांडर प्रताप दूसरा पोली नया तलाश करके सतह पर आ जाएंगे। यह सब मन को बहलाने की बातें डॉक्टर सागर। सच तो यह है कि हम फंस चुके हैं। अब हम पनडुब्बी तक भी वापस नहीं जा सकते और स्टेशन कोल्डा तक पहुंचने की भी उम्मीद नहीं है। तुम शायद बहुत ज़्यादा थक गए हो कैप्टन, लेकिन ऐसी निराशाजनक बातें करके दूसरों का मनोबल न गिराओ। हम स्टेशन तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे पता नहीं। कितने घंटों से हम चल रहे हैं और यह भी तो हो सकता है कि स्टेशन बर्फ के नीचे दब गया हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ कोई जीवित न बचा हो, और हम जानते हैं कि वहाँ कुछ लोग जीवित हैं जो वह से बर्फ के तूफान से संघर्ष कर रहे होंगे। तभी एक दुर्घटना घट गई। डॉक्टर रीना का पांव एक बर्फानी दरार में घुसकर मुड़ गया, साथ ही हड्डी टूटने की आवाज हुई। कट! ओह! सागर ने पलटकर रीना को संभाला और सहारा देकर बर्फ पर बिठा दिया। ओह, लगता मेरी टांग की हड्डी टूट गई है। बहुत पीड़ा है। हाँ, लगता अब मैं चल नहीं पाऊंगी। यह दुर्घटना भी क्या अभी घटने को रह गई थी। मुश्किल यह है कि यहाँ आपकी टांग को खोलकर भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ठंड इतनी है कि टांग का हमेशा के लिए बेकार हो जाने का खतरा है। फिलहाल मैं आपकी टांग को कसकर बांध रहा हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर सागर, मेरे कारण आप लोगों को देर हो रही है। आप मुझे यहीं छोड़ जाइए, और जब स्टेशन कोल्डा। बच्चों जैसी बातें न करो रीना, तुम हमारे साथ चलोगी, मैं तुम्हें सहारा देकर ले चलूंगा। मेरे चक्कर में पड़कर आप स्टेशन कोल्डा तलाश नहीं कर पाएंगे, अतः उचित यही है कि मुझे यहीं छोड़ दीजिए। रीना को वहाँ के लिए छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने रीना का सामान आपस में बांटकर उठा लिया और सागर रीना को सहारा देकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रीना बोली, डॉक्टर सागर, आप साधारण डॉक्टर नहीं है हो सकते। आप में जो साहस है वह किसी भी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता। सच बताइए, क्या है आप? मेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं केवल एक साधारण इंसान ही हूँ। अगले कुछ घंटों की यात्रा और भी कठिन सिद्ध हुई। कैप्टन सलीम और इंजीनियर सतीश वर्मा बुरी तरह थक गए, लेकिन सागर को आगे बढ़ते देखकर वे भी चलते रहने पर विवश थे। कैप्टन, मुझसे अब और नहीं चला जाता, मेरे पाँव सुन्न हो चुके हैं। मेरी भी यही हालत है सतीश वर्मा, लेकिन मैं डॉक्टर सागर के साथ से प्रेरणा लेकर स्वयं को संभाले हुए हूँ। तुम भी साथ से काम लो। मुझे विश्वास है कि सागर जैसे बहादुर व्यक्ति के नेतृत्व में
हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और जब उन पर निराशा पूर्ण रूप से छाने लगी, अचानक उन्हें आशा की किरण नजर आई। कैरोसिन। मैं हवा में कैरोसिन की गंध महसूस कर रहा हूँ। हाँ, हवा में कैरोसिन की गंध है। इसका अर्थ हम स्टेशन के निकट पहुंच गए हैं। चेहरों में नई शक्ति ने जन्म लिया और उनकी चाल तेज हो गई। ओह डॉक्टर सागर, आखिर हम स्टेशन के निकट पहुंचे गए। हाँ रीना, हमारी मेहनत सफल हो गई। एक बर्फानी चट्टान की ओर से निकलकर जैसे वह एक मैदान में पहुंचे, वह स्टेशन कोल्ड। याहू, हम पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में वह कैंप के निकट थे। उस कैबिन में जीवन के आसार हैं। कैप्टन सलीम और इंजीनियर सतीश वर्मा कुदालों की सहायता से दरवाजे के सामने से बर्फ हटाने लगे। फिर वह दरवाजा खोलकर भीतर प्रविष्ट हुए। हेलो। सागर की आवाज सुनकर एक ढेर में हरकत हुई और कपड़ा सरकाकर एक चेहरे ने बाहर झाँका। हेलो, हम लोग तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। उस व्यक्ति के मुख से घुटा हुआ स्वर निकला। थैंक गॉड, मदद आ गई। हम तो मरने वाले थे। रीना को एक और बिठाकर वह तीनों उसकी सहायता में लगे। लो, 2 घूंट पियो, कुछ गर्मी आएगी। कुछ ही देर में वह बातचीत करने योग्य हो गया। मेरा नाम पीटर है, मैं रेडियो ऑपरेटर हूँ। मेरा नाम सागर है और यह कैप्टन सलीम है। और परिचय के बाद पीटर ने अपने निकट लेटे हुए व्यक्ति का कंधा हिलाया। उठो डॉक्टर जेम्स, मदद पहुंच गई है। तुरंत ही वह व्यक्ति भी उठकर बैठ गया। हेलो डॉक्टर जेम्स। हेलो। हमें आशा नहीं थी मदद आएगी। आप लोगों को देखकर सचमुच खुशी हुई। कुछ देर बाद वह 8 व्यक्ति थोड़ा बहुत खा पीकर बात करने योग्य हो गए। आप केवल 8 लोग हैं? जी हाँ, शेष सारे लोग मर चुके हैं। क्या वह सब जलकर मरे थे? हाँ, उनकी लाशें हमने सामने वाली पंक्ति में बचे हुए एक केबिन में रख दी है। मेरे इन बचे हुए साथियों में भी 3-4 आग से जले हुए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर जेम्स। हमारे पास दवाई और खुराक का भंडार है। आप क्योंकि कैंप के डॉक्टर हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने साथियों का इलाज आरंभ कर दीजिए। और बाद में ज़रा डॉक्टर रीना को भी देख लीजिए, उसकी टांग में चोट है। आप लोगों के आ जाने से मुझ में नई शक्ति आ गई है। अब मैं एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जेम्स को मरीजों की जिम्मेदारी सौंपकर सागर कैबिन से बाहर निकल आया और सामने वाली पंक्ति के बचे हुए कैबिन में पहुंचा। तो यह उन अभागों की लाशें हैं। फिर उसने एक लाश की उंगली में अंगूठी देकर कहा, यह अंगूठी रवि की है, मेरा दोस्त। तभी कैप्टन सलीम भीतर प्रविष्ट हुआ। ओ माय गॉड, कितना भयानक दृश्य है। हाँ, कभी यह लोग भी जीवित थे। देखो, यह मेरा दोस्त रवि है। मैंने इसी अंगूठी से इसे पहचाना है। बेचारा रवि। मैं आपका दुख समझता हूँ डॉक्टर सागर। आइए यहाँ से चलते हैं। चलो, लेकिन प्लीज़ यहाँ किसी को यह मत बताना कि कमांडर रवि मेरा मित्र था। वह वापस आए। उस समय तक 3 और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। डॉक्टर जेम्स एक अन्य व्यक्ति की बांह पर पट्टी बांध रहा था। ठीक हुए व्यक्तियों ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम विनोद है, मैं इंजीनियर हूँ। मैं हरीश हूँ, मैं प्रभाकर हूँ, ट्रैक्टर ड्राइवर। खुशी हुई आप सबसे मिलकर। अचानक सागर को कुछ याद आया और उसने सतीश से पूछा, सतीश, क्या तुमने कमांडर प्रताप को सूचना दी है कि हम स्टेशन कोल्डा पहुंच गए हैं? मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं उनकी आवाज़ सुन रहा हूँ। वह क्या कह रहे हैं? वह हमें बुला रहे हैं। कहते हैं हम ज़्यादा देर सतह पर नहीं रह सकते, तुरंत वापस आओ, वापस आओ। सतीश कुछ देर अपने वायरलेस सेट से जूझता रहा, फिर निराशा से बोला, हमारे वायरलेस सेट में कुछ खराबी आ गई है। अब इससे काम नहीं लिया जा सकता। तो इसे ठीक करो। इसे ठीक करना सरल नहीं है। न तो मेरे पास औजार है और न ही ठंड के कारण मेरी उंगलियां काम कर सकती हैं। तो अब क्या होगा? कमांडर प्रताप से बात करना जरूरी है। उनसे बात करना जरूरी है, इसलिए मुझे वापस किश्ती पर जाना होगा। वापस? नहीं डॉक्टर सागर, हम बहुत थके हुए हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है हमारे पहुंचने से पहले ही कमांडर किश्ती को पानी में ले जाने के लिए विवश हो जाए। फिर हमारी मौत निश्चित है, क्योंकि फिर हम वापस यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे।
इसीलिए मैं अकेला जाना चाहता हूँ। आप यहीं स्टेशन पर रुकिए। यह नहीं हो सकता। हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। यह तो जानबूझकर आत्महत्या है। हाँ, आप नहीं जाएंगे। किसी को तो जाना ही पड़ेगा कैप्टन। अगर कोई किश्ती पर पहुंच जाएगा तो कमांडर यहाँ की स्थिति से परिचित हो जाएंगे। अब हमें स्टेशन का पता चल चुका है। नीचे समुद्र में पहुंचकर स्टेशन के निकट ही हम दोबारा सतह पर आ सकते हैं। लेकिन अगर हम किश्ती तक पहुंच ही नहीं सके तो क्या होगा? यह खतरा तो मोल लेना ही होगा। यहाँ 12 व्यक्तियों के जीवन का सवाल है। कमांडर प्रताप को यहाँ की स्थिति का पता न चला तो वह यहाँ तक नहीं पहुँच सकेंगे और हम सब यहीं समाप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ बैठकर मौत की प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि जीवन के लिए संघर्ष किया जाए। ओके डॉक्टर सागर, फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। थोड़ी बहस के बाद सागर कैप्टन सलीम को साथ ले जाने पर राजी हो गया और वह दोनों एक ऐसे अभियान पर निकल पड़े जिसमें 100% मौत का खतरा था। मैं उन 8 व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए अपना जीवन खतरे में डाल रहा हूँ और उन 8 में से एक हत्यारा है, मेरे दोस्त रवि का हत्यारा। वापसी की यात्रा बहुत कठिन थी। दोनों थके हुए थे, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर सागर, हम किश्ती तक पहुंच जाएंगे न? 2 घंटे तक चलने के बाद हम कितनी दूर आ गए होंगे? 3-3.5 मील के करीब। अगले 2 घंटे बाद? अब तो हम 6 मील की यात्रा कर चुके हैं। फिर किश्ती नजर क्यों नहीं आ रही? लगता हम रास्ता भटक गए हैं। कैप्टन सलीम बर्फ पर बैठ गया। हे भगवान, फिर तो हम बच नहीं सकते। हिम्मत न हारो कैप्टन, उठो, चलते रहो। नहीं, मैं अब चल नहीं सकता। मुझ में खड़े होने की भी शक्ति नहीं है। तो शक्ति पैदा करो कैप्टन, चलना तो पड़ेगा ही। उठो, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। सलीम को सहारा देकर वह फिर चलने लगा। डॉक्टर सागर, मुझे लगता है कि कमांडर किश्ती को समुद्र में ले गए होंगे। नहीं कैप्टन, कमांडर हमारी प्रतीक्षा जरूर करेंगे। मुझे विश्वास है वह हमें रास्ता दिखाने की कोशिश भी करेंगे। वे हमें रास्ता कैसे दिखा सकते हैं? उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए किश्ती पर कोई लैंप जला रखा होगा, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम 4-6 गज से आगे नहीं देख पा रहे हैं। कुछ दूर और चलने पर कैप्टन सलीम, हमें चट्टान पर चढ़कर देखना चाहिए। शायद हमें रोशनी की कोई झलक नजर आ जाए। सागर भी बहुत थका हुआ था, अतः वह दोनों पेट के बल लेटकर खिसकते हुए चट्टान पर चढ़ने लगे। डॉक्टर सागर, लगता हमारी कब्र इसी चट्टान पर बनेगी। प्लीज सलीम, इतने निराश न हो। ऊपर पहुंचकर यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कोई रोशनी भी नहीं है। अब मुझ में चट्टान से उतरने का साहस नहीं है। सलीम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत दिशा में देख रहे हो? क्या मतलब? मतलब यह है कि हो सकता है हम किश्ती से आगे निकल आए हों। और सागर ने घूमकर पीछे की ओर दृष्टि जमा दी। कुछ देर देखने के बाद अचानक वह खुशी से चीख उठा। सलीम देखो, उधर कुछ नजर आ रहा है। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ध्यान से देखो सलीम, मुझे लगता है वहाँ कोई रोशनी है। हा हा हा, आपको भ्रम हो रहा है डॉक्टर सागर। वैसा ही भ्रम जैसा रेगिस्तान में भटकते प्यासे हिरण को पानी का होता है। नहीं, यह भ्रम नहीं है। वहाँ जरूर कुछ है, कोई रोशनी। ओह! तभी एक विचित्र घटना घटी। जिधर सागर देख रहा था वहां से अंधेरे को चीरता हुआ आग का एक गोला आकाश की ओर गया और ऊपर जाकर फट गया। माय गॉड, यह तो रॉकेट था। धड़ाम। हाँ, और इसे कमांडर प्रताप ने हमारे मार्गदर्शन के लिए छोड़ा है। यह देख कैप्टन सलीम को इतना जोश आया कि वह उठकर सागर से लिपट गया। और सागर जी, आप ठीक कहते थे। हम सचमुच गलत रास्ते पर आ गए थे। अब हम बच गए हैं। आप इंसान नहीं, कुछ और हैं सागर जी। मैं तो आज से आपका दास हो गया हूँ। अब तो तुम किश्ती तक चल सकोगे? आप चलने को कहते हैं, मैं तो दौड़ सकता हूँ। हा हा हा। और वह दोनों चट्टान से सचमुच दौड़ते हुए से उतरने लगे। याहू, संभल कर। 10 मिनट बाद वह एटमी पनडुब्बी दुर्गा के डाइनिंग हॉल में कमांडर प्रताप के सामने बैठे थे। मुझे आपकी प्रतिभा देख पूरी पूरी आशा थी कि आप हमारे मार्गदर्शन के लिए जरूर कुछ करेंगे। आप दोनों स्वयं को संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली कह सकते हैं। हमारे पास यह अंतिम रॉकेट था
और 15 मिनट बाद हम किश्ती को समुद्र के नीचे ले जाने वाले थे। मैं अपनी जान बचाने का श्रेय भाग्य को नहीं बल्कि डॉक्टर सागर को दूंगा। इनके समझदारी और बहादुरी के कारण ही हम वापस यहाँ तक पहुँच सके हैं। डॉक्टर सागर की प्रतिभा लोहा मैं भी मान चुका हूँ। प्लीज इस प्रकार प्रशंसा करके मुझे लज्जित न कीजिए। बेहतर है अब हम स्टेशन कोल्डा पर फंसे अपने साथियों के बारे में सोचें। ओके, आप मुझे वहाँ की स्थिति बताइए। सागर ने कमांडर को विस्तार से सब कुछ बता दिया तो उन्होंने कहा, ओके डॉक्टर सागर, अब आप जाकर आराम कीजिए। हम इस समय समुद्र की तह में हैं और कुछ ही घंटों में पुनः स्टेशन कोल्डा के निकट सतह पर आने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। सागर अपने कैबिन में आकर लेट गया। कुछ देर सो लेता हूँ, तभी थकान उतरेगी। लगभग 5 घंटे बाद आराम करने के बाद सागर पनडुब्बी में कंट्रोल रूम में पहुंचा। कमांडर प्रताप, कैप्टन सलीम और दूसरे लोग अपनी ड्यूटी पर थे। हेलो, हम किस स्थिति में हैं? हम 2 घंटे से स्टेशन कोल्डा के नीचे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। क्या ऊपर बिछी बर्फ की परत बहुत मोटी है? 20 फुट मोटी। मैं तारपीडो इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा हूँ। अगर सफल हो गए तो हम स्टेशन कोल्डा से आधा मील के अंदर अंदर सतह पर आ जाएंगे। तो मैं तारपीडो को फायरिंग पैड में रखवाता हूँ। हाँ, जाओ। सलीम, चलने लगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ कैप्टन, आ जाइए। फायरिंग पैड के निकट पहुंचकर, यह फायरिंग पैड है डॉक्टर सागर। तभी इंजीनियर ऑप्टे भी वहां आ पहुंचा। ऑप्टे, टारपीडो रखने से पहले सब चीजें चेक कर लो, विशेषकर फायरिंग पैड की ट्यूब। यस कैप्टन। टारपीडो इस खिड़की में रखा जाएगा। जी हाँ, वास्तव में यह खिड़की एक सुरंगनुमा ट्यूब में खुलती है, यानी यह पहली खिड़की है। दूसरी खिड़की भीतर ट्यूब के सिरे पर है। जब टारपीडो चलता तो यह दोनों खिड़कियां एक क्षण के लिए खुलकर बंद हो जाती हैं और टारपीडो बाहर निकल जाता है। मैं समझ गया। आपने फायरिंग पैड की खिड़की चेक करने के लिए उसका लैच हटाने लगा। तभी एक दुर्घटना घट गई। ओह! कैप्टन सलीम घबराकर चिल्लाया, यह क्या हुआ आपटे? खिड़की बंद करो। माय गॉड! आपटे बेचारा नीचे पड़ा हुआ था, अतः सलीम और सागर खिड़की के निकट पहुंचे और उसे बंद करने की कोशिश करने लगे। उफ! ओह! सलीम, पानी की दाढ़ से बचकर पुनः खिड़की तक पहुंचो। जी। दोनों ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार वे खिड़की बंद करने में सफल हो गए। बंद हो गई, लेकिन पानी बहुत भर गया है। यही नहीं, यहाँ की ऑक्सीजन भी समाप्त हो गई है। चलो यहाँ से, चलो। सागर ने आपटे को उठाकर कंधे पर लाद लिया। जल्दी करो। वे ऊपर पहुंचे तो एक जवान घबराया हुआ आया। कैप्टन, हम डूब रहे हैं। किश्ती समुद्र में बैठती जा रही है। अब हम नहीं बच सकेंगे। ओह माय गॉड! क्या सागर व उसके साथी समुद्र में डूबने से बच सके? टारपीडो वाली खिड़की में से पानी अंदर कैसे आया? वह व्यक्ति कौन था जिसने स्टेशन कोल्डा में आग लगाकर वहां के व्यक्तियों को मारा? क्या सागर व उसके साथी स्टेशन कोल्डा से स्वदेश लौट सके? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका दूसरा पार्ट है लास्ट का संदेश। और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। सागर सलीम का फोल्डर है, सुबह 6:30 बजे। तो मिलते हैं कल इसके दूसरे पार्ट में।